हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवाचार आईएएस एकेडमी में। दोस्तों, मैं चंद्रपाल यादव। जैसा कि मैंने आपसे कल बताया था, एक वायदा किया था कि हम जल्द ही क्या है कि अपना जो पैट वाला सिलेबस है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अब इंतज़ार खत्म हो गया है और आपके लिए हम जो एग्ज़ाम होने वाला है पैट का, जो अक्टूबर के मंथ में है, नेक्स्ट मंथ, तो उसके लिए हम एक प्रकार का ऐसे हमने एक डिजाइन किया है कोर्स को कि एग्जाम होने से पहले हम पूरे सिलेबस को समय के अनुसार ही कंप्लीट करा देंगे। तो एक प्रकार का ये हमारा एक क्रैश कोर्स होगा। अब क्रैश कोर्स में हम उन सब सेगमेंट को, उन सब बिंदुओं को हम कलेक्ट करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहां से कितने क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना है। तो सिलेबस में मैंने कल जो समझाया था आपको, उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना जो कंटेंट को डिजाइन किया है ताकि आप अधिक से अधिक नंबर को पा सकें। और जो आपका एग्जाम है 15-16 अक्टूबर को जो एग्जाम होने वाला है पैट का, उस एग्जाम से पहले हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। और पूरे सिलेबस आपका जितना उसमें दे रखा है, मैंने कल लिखाया था, उसके आधार पर दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका सिलेबस अब रेडी हो गया, आज से स्टार्ट हो चुकी है। पहली क्लास है ये हमारी, और पहली क्लास हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है और सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो जैसे मैंने कल बताया था कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर आज़ादी तक का जो सिलेबस रखा गया है पैट के दौरान हिस्ट्री में, तो उसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे। तो हम उन्हीं सब मुख्य बिंदुओं को उठाएंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब क्रैश में हम वो सब इतना क्रैश भी नहीं कर देंगे कि क्वेश्चन ही नहीं बने और प्रश्न ही नहीं आए। तो हम लेके चलते हैं आपको अपने सिलेबस की ओर और आज की जो क्लास है उसकी ओर। देखिए दोस्तों, हमने ये क्या किया है, एक प्रकार का फ्रेम बना दिया है ताकि आपके लिए एक समय की बचत हो और आप अच्छे से चीज को समझ सकें और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को आप ऑब्जर्व कर सकें। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज का जो लेक्चर है हमारा वो सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए इसको लेके समझते हैं और इसमें कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जो इतिहास में एक प्रकार से आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि ऐसा कालखंड जहां से हमको लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं किंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है। लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे कालखंड को हम आद्य ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं और उसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता को रखा गया है। तो चलिए हम इसके तिथि क्रम के बारे में चर्चा करते हैं। और तिथि क्रम मतलब है ये कब से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और कब जाके इसका पतन हुआ, तो उस तिथि क्रम की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पॉइंट नंबर 1 में है रेडियो कार्बन। यहाँ पे देखेंगे रेडियो कार्बन का एक वो होता है, कोड होता है जिसको केमिस्ट्री में बोला जाता है C14। उसके अनुसार एक तिथि निकाली जाती है। जो अवशेष होते हैं या हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उनकी तिथि को अवलोकन किया जाता है। अगर वो तिथि 4000, 5000 या 10,000 साल के पहले की है तो उसको हम रेडियो कार्बन C के आधार पर उसका अवलोकन करते हैं कि कितनी पुरानी है। लेकिन अगर उससे भी ज्यादा पुरानी कोई चीज है, मान लीजिए 10,000 या 50,000 साल पहले की है, तो उसको हम यूरेनियम डेटिंग के माध्यम से उसका कालखंड निकालते हैं। तो C है, रेडियो कार्बन 14 के अनुसार इसका जो तिथि क्रम निकाला गया था और वही ओल्ड NCERT में दिया गया है, तो वो है 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व में। देखिए आप सभी नोट्स बनाते जाइएगा और आपके लिए नोट्स काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के दौरान। एक प्रकार से ये हमारी जो क्लास है वो रिवीजन क्लास के तौर पर है। एक रिवीजन है, यहाँ से आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकते हैं कम से कम समय में। तो वो क्लास का हमारा मोटिव है, क्योंकि अगर एक तरफ से हम पढ़ाना स्टार्ट किया तो बहुत सारी क्लासें हमको लेने पड़ेंगी, इसलिए समय कम है और आपके पास भी हमारे पास भी। तो हम क्या है कि इसको रिवीजन क्लास के तौर पर ही हम यहाँ पे पेश करेंगे। तो ये कार्बन डेटिंग के अनुसार 2350 से 1750 इसका तिथि क्रम दे रखा है। यानी कि जो 2350 में इसकी डेवलपमेंट या विकास की शुरुआत हुई है और 1750 तक आते आते ये सभ्यता का पतन हो गया।
यानी एक प्रकार से ये जो सभ्यता जो विकसित रही है वो 600 साल तक विकसित रही है, 600 साल तक बनी रही, उसके बाद इसका धीरे धीरे पतन हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नवीन खोज के आधार पर, अभी लेटेस्ट नई खोज हुई है 1-2 साल के दौरान, और नवीन खोज के आधार पर इसका जो कालक्रम रखा गया है वही न्यू एनसीईआरटी में शो किया गया है, वो है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में। अर्थात 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच में लगभग 700 साल इसका डेवलपमेंट या विकास क्रम माना जाता है। तो यहाँ ये कितना है, लगभग 700 साल का वो दिया गया है। तो ये इसका कालखंड हो गया। अब हम चर्चा करते हैं इसके विस्तार की। हम विस्तार की चर्चा करते हैं कि इसका फैलाव कहाँ कहाँ है। जैसे अगर देखा जाए ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के पश्चिम उत्तर भाग में इसका फैलाव है। तो उसमें देखेंगे पश्चिम उत्तर में भी कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि के राज्यों में इसके हमको स्थल मिले हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे विस्तार की। तो न्यू एनसीईआरटी के अनुसार इसका जो क्षेत्रफल का अवलोकन किया गया है यही मान्य है। तो वो है 15,03,000 वर्ग किलोमीटर। 15,03,000 वर्ग किलोमीटर एक अनुमान लगाया गया है, एक रिसर्च के आधार पर इसका अवलोकन किया गया है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैला हुआ है। यानी एक प्रकार से इसका जो क्षेत्रफल है वो एक त्रिभुजाकार है, यानी एक त्रिभुज के आकार का इसका जो क्षेत्रफल है वो इसमें फैला हुआ है। अब हम इसके बात करते हैं जो इसका विस्तार है। सबसे उत्तरी स्थल कहाँ पे है, सबसे पूर्वी स्थल कहाँ है, सबसे पश्चिमी स्थल कहाँ है, उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ देखेंगे सबसे उत्तरी स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, जिसकी खोज हुई है वो है मांडा। ये जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला और चेनाब नदी के तट पर एक स्थल मिला है मांडा। ये क्या है, सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का, ये वाला मांडा। अब बात करें मांडा से लेकर और सबसे जो दक्षिणी स्थल है वो कौन सा है, तो वो है दैमाबाद। दैमाबाद क्या है, सबसे दक्षिणी स्थल है, यानी कि ये महाराष्ट्र प्रांत में पड़ता है। और उस समय की इस समय जो प्रवरा नदी है, और गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी, उसके तट पर ये बसा हुआ है दैमाबाद। ऐसा नहीं है कि दैमाबाद से नीचे कोई स्थल हमको नहीं मिला है, नई खोज हो रही है लगातार, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि के भागों से हमको क्या है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मिल रहे हैं। लेकिन किंतु क्या है कि इसी आधार पर ये अपना दैमाबाद है, अपनी जगह को बनाए हुए हैं, और इसके आधार पर ये दैमाबाद ही क्या है, सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं सुतकांगेडोर। ये क्या है, सबसे पश्चिमी स्थल है। तो सुतकांगेडोर क्या है, सबसे पश्चिमी स्थल है, और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है सुतकांगेडोर। तो ये क्या है, बलूचिस्तान प्रांत, यानी पाकिस्तान का जो प्रांत है बलूचिस्तान प्रांत में ही ये जगह पड़ती है सुतकांगेडोर, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। तो ये कौन सी नदी के तट पर है, दास्त नदी। यानी एक प्रकार से ये जो स्थल है वो क्या है, बंदरगाह स्थल है, गोदीवाड़ा स्थल है। तो यहाँ से क्या है, बलूचिस्तान प्रांत में है सुतकांगेडोर, ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। अगर आपसे वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो वो है सुतकांगेडोर। ये कौन सी नदी पर है, तो दास्त नदी पर है। किस प्रांत में है, बलूचिस्तान प्रांत में। देखिए इसी सेक्शन से आपको 10-12 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अगर देखें सबसे पूर्वी स्थल की हम बात करें, अगर देखिए यूपी का है, यूपी पैट का दे रहे हैं, तो ये स्थल काफी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है वो आलमगीरपुर है, जो मेरठ जिला में हिंडन नदी के तट पर खोजा गया है। मेरठ जिला हिंडन नदी के तट पर ये स्थल खोजा गया है, वो है कौन सा है, आलमगीरपुर। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, तो कौन सा है, आलमगीरपुर। इसके हमने क्षेत्रफल की बात की,
तो क्षेत्रफल में देखा कि 15,03,00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैली हुई है, जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में है। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही क्षेत्र मिले हैं, इसके 2 ही स्थल मिले हैं, शोरतुघई और मुंडीगाग। अब यहाँ देखेंगे हम एक प्रकार से ये नगर योजना हो गई, इनका विस्तार हो गया। आपने समझा कि पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है और भारत में ये फैली हुई है। इसका आकार कैसा है, तो वो त्रिभुजाकार आकार है, इसका त्रिभुज के आकार का है। और हमने पूर्वी स्थल की बात की, सबसे उत्तरी स्थल की बात की, सबसे दक्षिणी स्थल की बात की यहाँ पे, और सबसे पश्चिमी स्थल की हमने बात की। अब देखते हैं इसकी नगर योजना कैसी थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता उस समय की एक नगरीय योजना थी, अपने आप में उस समय दुनिया की सबसे डेवलप सभ्यता मानी जाती है, सबसे विकसित सभ्यता मानी जाती है अपने आप में। तो ये कौन सी सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है, और किस नदी के तट पर बसी है, बसी हुई थी। तो एक प्रकार से सिंधु नदी के जो सिंधु नदी और उसके दोआब के क्षेत्र पर बसी हुई है, तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोलते हैं कि सिंधु नदी की घाटी में बसी हुई ये सभ्यता है, तो सिंधु नदी की सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। हड़प्पा नगर की इसकी सबसे पहले खोज हुई है, इसलिए इसको इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है कि दुनिया की उस समय सबसे विकसित सभ्यता है और उस समय की सबसे डेवलपमेंट या विकास के मामले में सबसे नगरीय सभ्यता मानी गई है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये नगरीय, प्रथम नगरीय सभ्यता भी है। इसके अन्य नाम है ये। अब देखते हैं इसके नगर योजना की बात करते हैं। इसका नगर कैसे थे, घर कैसे बने हुए थे, घर में कुएं कहाँ होते थे, घर की स्थिति क्या थी, अगर गांव बसे हुए थे तो वो किस आधार पे थे, नगर बसे हुए थे वो किस आधार पे बसे हुए थे, उन सब की हम चर्चा करते हैं। नगर योजना, नगर योजना में सबसे पहले देखेंगे आप नंबर पॉइंट पे देखेंगे, नगर ग्रिड पद्धति पर बसे हुए थे। नगर ग्रिड पद्धति पर बसे हुए थे, यानी एक प्रकार से सड़कें क्या है, एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं, और समकोण के काटने के बाद में जैसे एक यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, सड़कों का एक वो है, ये इस प्रकार से सड़कें एक दूसरे को क्या है, समकोण पे काट रही हैं यहाँ पे। और तो जो घर की जो स्थिति होगी वो घर कहाँ होंगे, यहाँ बसे होंगे। इस प्रकार से घर थे, इस प्रकार से घर बने हुए थे, यानी ग्रिड पद्धति पर घरों का क्या हुआ था, विकास हुआ है। तो देखिए घरों की जो मुख्य दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क की ओर ना होकर वो गली की ओर खुलते थे, ताकि उनसे क्या है कि धूल मिट्टी और सुरक्षा के मामले से ऐसे उन्होंने व्यवस्था की थी। अब यहाँ देखेंगे ग्रिड पद्धति है, सड़कें क्या है, एक दूसरे को समकोण पे काट रही हैं। ये देख रहे हैं कि एक 90 अंश का कोण बना रही हैं सड़कें एक दूसरे को, ये क्या है, समकोण पर काट रही हैं। ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सड़कें हड़प्पा सभ्यता में किस आकार की थी, तो वो समकोण पे काटती हैं, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। और घर की स्थिति क्या थी, नगर कैसे बसे हुए थे, तो वो ग्रिड स्थिति पर बसे हुए थे। यानी कुछ नगरों में देखा जाता है कि 2 भागों में विभाजित होते थे, एक निचला नगर और दूसरा दुर्ग क्षेत्र। दुर्ग में महल वगैरह होते थे, बड़े बड़े घर होते थे, और निचला नगर में एक आम जन या बस्तियां रहती थी, निचले लोग रहते थे उस समय, जो आर्थिक दृष्टि से क्या थे, कमजोर होते थे। क्योंकि उस समय का समाज के बारे में अभी तक हमको कोई अवलोकन नहीं हो पाया है, क्योंकि उनकी लेखन पद्धति को हम अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। तो सड़कें क्या है, एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं। देखिए विशाल स्नानागार की खोज हुई है। जो विशाल स्नानागार था एक प्रकार से सार्वजनिक स्थल था, जहाँ पे लोग पूजा पाठ करने के लिए आते थे और नहाकर पूजा पाठ किया करते थे। उसी के आसपास क्या है, छोटे छोटे कमरे भी हमको मिले हैं, जहाँ वो नहाने के बाद में कपड़े चेंज करते थे। तो एक प्रकार से विशाल स्नानागार हमको मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे मिला है, ये मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ नगर है मोहनजोदड़ो। तो यहाँ से प्रश्न आपको बन सकता है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, तो वो हड़प्पा नगर में, मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। अब देखेंगे अलंकृत ईंटें यानी एक डिजाइन वाली ईंटें हमको कहाँ से मिली हैं,
वो कालीबंगा से मिली हैं। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है ये राजस्थान में है और घग्गर नदी के तट पर ये स्थल मिला है कालीबंगा। तो यहाँ देखेंगे अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित हैं, जबकि जो धौलावीरा नगर है वो 3 भागों में विभाजित हमको मिला है। यानी दुर्ग क्षेत्र और मध्यम नगर और दूसरा निचला नगर, 3 भागों में इसको बांटा गया है धौलावीरा को। धौलावीरा गुजरात में है और एक प्रकार से धौलावीरा से हमको हाथी के दांत का पैमाना भी यहीं से मिला है। तो यहाँ हमने धौलावीरा की बात की। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित है, जबकि अन्य अधिकांश जो नगर हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बाकी जो नगर हैं वो 2 भागों में विभाजित मिले हैं। एक दुर्ग क्षेत्र और एक प्रकार से दूसरा कौन सा है तो वो है निचला नगर। तो जैसे देखिए ये एक प्रकार से नगर है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए ये नगर है। तो नगरों की स्थिति ये होती थी, एक आम अधिकांश नगरों की स्थिति यह होती है कि नगर को 2 भागों में बांट दिया। तो पश्चिम की साइड में दुर्ग होते थे, दुर्ग ये पश्चिम की साइड में है और पूरब की साइड में निचला नगर मिला है। ये निचला नगर मिला है पूरब की साइड में। जबकि अगर हम बात करें उसकी धौलावीरा की, तो धौलावीरा में ये कंडीशन थी, देखिए धौलावीरा में ये कंडीशन थी, धौलावीरा की ये स्थिति मिलती है, ये मध्यम नगर हो गया और ये दुर्ग हो गया और ये निचला हो गया। यानी धौलावीरा 3 भागों में विभाजित मिला है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट प्रश्न मिल सकता है कि धौलावीरा की स्थिति क्या है, धौलावीरा कैसा नगर है। तो वो 3 भागों में विभाजित नगर हमको यहाँ से मिलता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इनके आर्थिक क्षेत्र की। आर्थिक व्यवस्था इनकी कैसी थी, तो आर्थिक व्यवस्था में देखते हैं ये लोग गेहूं, जौ, कपास इनकी मुख्य फसलें थी और इसके साथ साथ ये रागी, ज्वार और गन्ना भी उपजाते थे। तो लेकिन मुख्य फसल कौन कौन सी थी, गेहूं, जौ, कपास मुख्य फसलें थी। अब यहाँ देखते हैं कालीबंगा से हमको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मैंने आपको बताया था कि कालीबंगा कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर मिला है। तो कालीबंगा से हमको जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट देखेंगे रंगपुर व लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। यानी जो रंगपुर आपका मिलेगा यहाँ पे गुजरात में और लोथल भी गुजरात में ही है। यहाँ से हमको धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि धान की भूसी के साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं, वो रंगपुर और लोथल से मिले हैं। और लोथल कैसा है, एक प्रकार से गोदीबाड़ा है। गोदीबाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। लोथल की जो स्थिति है वो एक प्रकार से बंदरगाह नगर है। और यहाँ पे क्या है कि जो बाही व्यापार होता था, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता था, तो गोदीबाड़ा लोथल में यहीं आकर क्या रुकते थे, जहाज रुकते थे। यानी आज का एक प्रकार से कह सकते हैं बंदरगाह होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे चहुदड़ो व लोथल में मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका एक प्रकार से छोटे छोटे पत्थर के एक वो होते थे, टुकड़े होते थे गोल आकृति के, कहीं चौखंडी आकृति के। उनमें क्या है, उनसे माला बनाई जाती थी। और माले को ही क्या बोला जाता है कि मनका। छोटे छोटे जो आज के समय में मालाएं बनाई जाती हैं उनको पिरोया जाता है पहनने के लिए। तो उसमें उस समय क्या है, मनके बनाने का कारखाना हमको कहाँ से मिला है, तो वो मिला है लोथल और चहुदड़ो से। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लोथल और चहुदड़ो से किसका कारखाना मिला है, तो मनका बनाने का कारखाना मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके सामाजिक जीवन की। हालांकि कुछ हमको साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, जबकि हमको इनका राजनीतिक जीवन अभी तक नहीं पता है। सामाजिक जीवन में भी एक प्रकार से ज्यादा हमको साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि इनका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था। अर्थात माता जो परिवार में होती थी वो एक प्रकार से मुखिया होती थी, एक प्रकार से क्या है कि उसको मान्यता ज्यादा दी जाती थी। तो मात्र सत्तात्मक समाज यहाँ पे मिला है। यहाँ पे देखेंगे हड़प्पा से हमको क्या मिला है, एक R37 कब्रिस्तान मिला है। यानी एक कब्रिस्तान हमको कहाँ से मिला है, तो वो हड़प्पा नगर से मिला है।
हड़प्पा नगर कहाँ पर है? तो ये हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पर बसा हुआ नगर है और इसी नगर की खोज सबसे पहले हुई है। किसने की है? तो वो दयाराम साहनी ने की है और इसी नगर के आधार पर पूरी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ देखेंगे लोथल व कालीबंगा से हमको युग्मित समाधान मिलते हैं। युग्मित समाधान का मतलब होता है जोड़े में दो शवों को एक साथ दफनाना। जोड़े में दो शवों को एक साथ दफनाना उसको बोलते हैं युग्मित समाधान। युग्मित समाधान के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? तो वो लोथल और कालीबंगा से मिलते हैं। अभी लेटेस्ट रिसर्च के आधार पर एक सनौली गांव पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बागपत उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हमको लगभग 116 मानव समाधान की कब्रें मिली हैं, जिसमें युगल समाधान, एकल समाधान और त्रियुग्मिक समाधान के भी हमको साक्ष्य मिलते हैं। यानी एक साथ में तीन समाधान, तीन शवों को एक साथ दफनाना एक ही कब्र में, तो उसको बोलते हैं त्रियुग्मिक समाधान। उसके साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? बागपत जिला के बागपत जिला में एक गांव पड़ता है गांव सनौली पड़ता है। वहां पे हमको 116 मानव समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। तो यहाँ देखेंगे इनका ये सामाजिक जीवन हो गया। अब बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन की। धार्मिक जीवन की बात करते हैं इनके, तो धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना करते थे। धार्मिक जीवन में मातृ देवी की उपासना करते थे। तो उसमें देखेंगे एक हमको मूर्ति भी मिली है, जहाँ से उनके पेट से यानी गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। उसको माना जाता है कि ये उर्वरा की देवती हैं और एक प्रकार की मातृ देवियों की यहाँ पर हमको साक्ष्य मिलते हैं मातृ देवी की उपासना के। यहाँ देखेंगे ये लोग पशु की भी वृक्ष की पूजा करते थे, पशु पूजा भी करते हैं। यानी दोनों के हमको साक्ष्य मिलते हैं, पशु पूजा भी करते हैं और वृक्ष पूजा के दोनों को हमको साक्ष्य मिलते हैं। लोथल व कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। लोथल व कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। अग्नि वेदिकाएं मतलब होता है कि ये लोग हवन कुंड जैसी होती थी, जिसमें हवन सामग्री का इस्तेमाल करते थे, तो वो अग्नि वेदिकाएं मानी गई हैं। और कालीबंगा से ही हमको अग्नि वेदिकाओं में मानव आकृति के, मानव की हड्डियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो इससे ये बात जाहिर हो रही है कि ये जब पूजा पाठ करते समय ये कर्म कांड तथा बलि की प्रथा भी यहाँ पे शायद करते होंगे, ऐसा अनुभव होता है हड्डियों की साक्ष्य मिलने से अग्नि वेदिकाओं में। तो लोथल व कालीबंगा से क्या मिलता है, याद रखना, लोथल व कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पाई लिपि क्या है? यानी लिपि का मतलब होता है लेखन शैली। लेखन शैली कैसी होती है? जैसे आज के समय में क्या लेखन शैली है, जैसे देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं सभी, हिंदी में जो देवनागरी लिपि होती है उसमें ही हम टाइप करते हैं। और वहां देखेंगे कि उस समय की जो लिपि क्या थी, तो वो थी भाव चित्रात्मक, यानी भाव चित्रात्मक। इसका मतलब होता है ये एक प्रकार की ऐसी लिपि अपनाते थे कि ये किसी बात को शब्दों में ना कहकर चित्र के रूप से ये उसका इस्तेमाल करते थे। मान लो कोई बात ये शब्दों में नहीं लिखते थे, उसको चित्र के रूप में उसको प्रदर्शित करते थे। और ये जो लिपि होती थी, जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। यानी दाएं से बाएं ओर का मतलब होता है इधर से इन्होंने स्टार्ट किया ऐसे करके, ऐसे लिखा, ठीक है। उसके बाद में ये ऐसे गए, यानी पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर ये ऐसे आए लिपि में, फिर दाएं से बाएं आए, फिर ऐसे गए बाएं से दाएं। तो यहां से स्टार्ट किया, ऐसे चले, फिर ये ऐसे चले इस प्रकार से, फिर ये ऐसे चले और फिर ये ऐसे चले। इस लिपि को ही बुस्त्रोफैदन शैली कहते हैं। इस शैली को ही बुस्त्रोफैदन शैली कहते हैं। यानी पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं। इस प्रकार की शैली को ही बुस्त्रोफैदन शैली कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे इनके प्रमुख नगर की हम चर्चा करते हैं कि जो महत्वपूर्ण नगर हैं, जो बार बार यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है। देखिए यहाँ से जो संभावना रहती है, अगर एक भी क्वेश्चन मेरे यहाँ से लेक्चर से आता है, पैट के एग्जाम में एक लेक्चर से एक क्वेश्चन भी आता है, तो इसका मतलब है कि हमारे पढ़ाने का जो तात्पर्य है और जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा होगा।
और एक प्रकार से आप इसी चीज़ों को आप यहाँ से इतने ही कंटेंट से आप पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसी पूरे लेक्चर से अगर हड़प्पा सभ्यता से कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसी में से आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख नगर की बात करेंगे। तो प्रमुख नगर हड़प्पा है। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर मिला है और इसकी खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने। और 1921 में की है, ये भी याद रखना, दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है मोहनजोदड़ो, और ये सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है। और इसकी जो खोज की है वो आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी मतलब राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की है 1922-23 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर? ये राजस्थान में है और इसकी खोज की है बीबी लाल ने, यानी प्रोफेसर ब्रजवासी लाल। प्रोफेसर ब्रजवासी लाल, बीबी लाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोपड़। रोपड़ की खोज की, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में मिला है और ये ब्यास नदी के तट पर है। और इसकी जो खोज की है वो उत्खनन किया है बाई डी शर्मा। बाई डी शर्मा यानी यज्ञ दत्त शर्मा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोथल। लोथल ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है और ये बंदरगाह नगर है। बंदरगाह नगर है लोथल। और इसकी जो खोज की है वो एस.आर. राव ने की है। एस.आर. राव ने की है इसकी खोज। नेक्स्ट देखेंगे बनावली। बनावली ये हरियाणा में पड़ता है और हरियाणा में पड़ता है बनावली। और इसकी जो खोज की है वो आर.एस. विष्ट ने की है, यानी कि रविंद्र सिंह विष्ट। रविंद्र सिंह विष्ट ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में है और इसकी भी खोज रविंद्र सिंह विष्ट ने ही की है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इस लेक्चर में देखा आपने और सुना, देखिए एक बार फिर से हम इसको रिवीजन करते हैं और आपको बताते हैं हमने क्या क्या चर्चा की है। तो सबसे पहले हमने तिथि क्रम के बारे में चर्चा की और तिथि क्रम में हमने देखा कि ये 2350 से 1750, न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 2650 से 1950 इसकी तिथि क्रम रखी थी। फिर हमने इसके विस्तार की चर्चा की है। विस्तार में आपको बताया कि 15,03,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर हमने इसके विस्तार में देखा कि ये उत्तरी स्थल कौन सा है, पश्चिमी स्थल कौन सा है, पूर्वी स्थल कौन सा है, इसकी चर्चा की। फिर हमने यहाँ पे चर्चा की इसके नगर योजना की। देखिए तिथि क्रम, विस्तार, नगर योजना, आर्थिक व्यवस्था क्या है उसकी हम चर्चा की, यानी आर्थिक स्थिति क्या है उसकी हमने यहाँ पे चर्चा की, जिसमें गेहूं, जौ, कपास मुख्य फसलें थी। और फिर हमने इनके सामाजिक जीवन की यहाँ पे चर्चा की। तो सामाजिक जीवन में हमने बताया था कि एक हड़प्पा से हमको एक कब्रिस्तान मिला है जिसको R37 कहते हैं, उसकी हमने चर्चा की। लोथल व कालीबंगा से हमको युग्म समाधान मिले हैं, उसकी चर्चा की। धार्मिक जीवन के बारे में बताया, मातृ देवी की उपासना करते थे हड़प्पा वासी। वृक्ष पूजा, पशु पूजा का भी प्रचलन था। और देखेंगे हम इसके हड़प्पाई लिपि के बारे में बताया कि भाव चित्रात्मक इनकी लिपि थी, जिसे हम बुस्त्रोफैदन शैली कहते थे। हमने इनके प्रमुख नगरों की चर्चा की, इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़ और लोथल, बनावली, धौलावीरा। यहाँ हमने काफ़ी मुख्य हमने पॉइंटों को यहाँ से उठाया है। और आप क्या है कि इसी जो हमारा लेखन से जो हमारा कंटेंट है या जो हमारा यहाँ पे हमने जो दिया है कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया है, आप उसको बार बार रिवीजन कर लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो यहाँ से आने वाला क्वेश्चन है वो यहाँ से ही आएगा और आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आएंगे इससे अगला चैप्टर, वो है हमारा वैदिक सभ्यता। तो अब हम क्या है कि इसको इसी प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे ताकि क्या है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को हम प्रोवाइड करा सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।